हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एपिसोड 1। खौलता हुआ पानी सीधे नीचे गिर रहा था। नीचे बैठी हुई एक लड़की की कर्कश और दयनीय चीख अंधेरे तहखाने में किसी शेर की दहाड़ की तरह गूंज रही थी। शिरीन नीचे पड़ी हुई लड़की को देखकर बोली, एक दिन इसी तरह ये खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर शिरीन अपने पास में खड़े आदमी की बाहों में लिपट गई और अपनी तिरछी निगाहों से नीचे हेलो जमीन पर फ्रेंड्स, पड़ी लड़की वेलकम की टू ओर माय देख रही चैनल। थी, ऐसे ही एक कहानी डेंजरस सबसे स्माइल और पहले तेज सुनने के तर्रार लिए चेहरे के पीके साथ। नॉवल स्टोरी चैनल को उस आदमी सब्सक्राइब ने करना शिरीन ना के भूले। कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और अपनी उंगलियों उसकी कमर पर फेरने लगा। शिरीन ने उसे लड़के से लिपटे हुए ही कहा, श्री डार्लिंग, आराम से करो। आउच। चलो न श्री डार्लिंग, रूम में चलकर आराम से करते हैं। अपने कानों से इतनी अश्लीलता भरी बातें सुनकर वह लड़की जो नीचे जमीन पर लेटी हुई थी, उसने अपना सिर उठाया। उसका पूरा चेहरा उबलते पानी से इतना झुलस गया था कि उसे पहचाना भी मुश्किल था, और उसकी आंखें इतनी लाल और सज गई थी जिस कारण वह और ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस लड़की ने अपने सामने खड़े लड़का और लड़की को घूरा। यह उसकी सौतेली बहन शिरीन शर्मा, उसका मंगेतर श्री मल्होत्रा। उसने उनकी मदद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, हर चीज़ में उसकी मदद की। लेकिन बदले में उससे क्या मिला? उन लोगों ने उसे ड्रग्स दिए, उसे बेसमेंट में बंद कर दिया और उसके ऊपर इतना अत्याचार किया। वह इन दोनों से बहुत नफरत करती है। नफरत, सिर्फ नफरत। श्री ने प्राउडली अपना सिर नीचे करके उसे लड़की की तरफ देखा जो नीचे दर्द में तड़प रही थी। फिर उसने मजाकिया अंदाज में नीचे पड़ी लड़की से कहा, वैसे अकीरा, तुम्हें अभी तक नहीं पता, तुम्हारे दादाजी एकदम ठीक थे तो अचानक उन्होंने सेरेब्रल हेमरेज, ब्रेन ब्लीड जैसे बीमारी से वह कैसे मार गई। अफसोस, अब जल्दी ही तुम भी उनके पास जाने वाली हो, तो आराम से अपने दादाजी से मिलना। तुम्हें इस जेल से कोई नहीं बचा सकता, तुम खुद भी नहीं। अकीरा की बॉडी बुरी तरह कांपने लगी। उसके दादाजी हमेशा अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते थे, तो अचानक उन्होंने ब्रेन ब्लीड क्यों हुई? और उसके चाचा की फैमिली, क्या चल रहा है? यह जरूर इन दोनों की कोई नई चाल है। अकीरा ने शिरीन की तरफ देखकर नफरत से कहा, कितनी घटिया औरत हो तुम। अरे, कुत्ते को भी 2 वक्त की रोटी दोगे तो वह भी वफादार रहता है, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा गई गुजरी निकली। ये सुनकर शिरीन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तब भी उसने अपना मासूम चेहरा बनाकर श्री को देखते हुए कहा, श्री डार्लिंग, मेरी बहन को देखो, वह अभी भी मुझे गालियां दे रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बात का। श्री ने प्यार से शिरीन से कहा, ओह शिरीन, जल्दी ही यह मरने वाली है, ये कुछ नहीं कर सकती बोलने के अलावा। इतना बोलकर उसने नफरत से अकीरा की तरफ देखा। अचानक शिरीन ने गर्म पानी से उबलते हुए बोतल उठाए और उससे अकीरा के चेहरे पर डालने लगी। अकीरा की चीख फिर से पूरे बेसमेंट में गूंज गई, आह आह। इन लोगों ने अकीरा को इतना टॉर्चर किया कि अकीरा इतनी ज्यादा पतली हो चुकी थी कि उसकी हड्डियां भी साफ नजर आने लगी थी। अकीरा की चीखें सुनकर श्री और शिरीन के चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ गई। श्री ने अकीरा के चारों तरफ घूमकर अपने हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ओह, मैं अभी गलत था। इस दुनिया में एक आदमी है जो तुम्हें बचा सकता है, और वह तुम्हें पता है कौन है? अकीरा दर्द से तड़पते हुए उसे नफरत से देख रही थी। ये देखकर श्री ने सार्कास्टिकली स्माइल करते हुए कहा, चलो तुम्हें बता देते हैं, वह है तुम्हारा प्यारा आशिक अभिविंद सूर्यवंशी। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम खुद उससे दूर ही हो। ये नाम सुनकर शिरीन की आंखें जलन से भर गई। शिरीन ने नफरत और जलन से अकीरा को देखते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल बदसूरत दिखती हो, फिर ऐसा क्या है जो अभिविंद को तुम पसंद हो? वैसे भी तुमने उसे डिवोर्स दे दिया है और उसकी फैमिली का आधा प्रॉपर्टी का हिस्सा तुम्हारे पास है, जिससे मैंने खुद अपने नाम कर लिया था। अभिविंद, ये नाम लेकर अकीरा की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। वह अंधी थी, उसने उसे इंसान की कदर नहीं की जो उसे सच में बहुत प्यार करता था। उसने इन दोनों की बातें सुनकर अपनी अच्छी खासी जिंदगी को उजाड़ दिया था। शिरीन ने डेंजरस स्माइल करते हुए कहा, अभिविंद भी तुम्हारे पास जल्दी ही आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। इतना बोलकर उसने अपनी पॉकेट से एक मेडिसिन निकली और उसे देखकर मुस्कुराए। शिरीन ने अकीरा को वह मेडिसिन दिखाते हुए कहा, दीदी, आपको मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आपको पता है ये कौन सी मेडिसिन है? अकीरा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी बॉडी में इतना दर्द हो रहा था कि उससे अपनी आंखें तक नहीं खोली जा रही थी। शिरीन ने खतरनाक स्माइल देते हुए कहा, चलो मैं ही बता देती हूँ, यह मेडिसिन अपनी बॉडी के अंदर जाने के बाद तुम अपनी पूरी बॉडी में 10,000 चींटियों का दर्द महसूस करेगी, और इस दर्द को तुम ज्यादा टाइम तक सहन नहीं कर पाओगी, फिर अपने आप ही तड़प तड़प कर मर जाओगी। इतना बोलकर वह पागलों की तरह हंसने लगी। श्री ने जल्दी से उस मेडिकल को इंजेक्शन में डाला और अकीरा की कलाई को जबरदस्ती पकड़कर उस इंजेक्शन को बेदर्दी से घुसेड़ दिया। उसे मेडिसिन के जाने के 2 मिनट बाद ही अकीरा की बॉडी में भयंकर दर्द फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को हजारों चींटियों काट रही हो। इस मेडिसिन का ऐसा असर था कि वह बेहोश नहीं हो सकती थी, सिर्फ तब तक इस दर्द को सहन कर सकती थी जब तक वह मर नहीं जाती। जब अकीरा अपनी आखिरी सांस ले रही थी, तब नीचे एक साथ बहुत सारी कार आकर रुकी।
तभी किसी ने दरवाजे पर लात मारकर उसे तोड़ दिया और एक लंबा चौड़ा आदमी दौड़कर कर उसे बेसमेंट के अंदर पहुंचा। अभिवंत, वह यहाँ पर कैसे आ सकता है? वह तो अबॉर्ड गया हुए था ना। अभिवंत को वहां देखकर श्री और शिरीन दोनों बहुत बुरी तरह डर गए। अकीरा को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी पलकें धीरे धीरे अब भारी होने लगी थी, उसके सांसें भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। अकीरा ने अपनी हिम्मत इकट्ठे की और चिल्लाते हुए बोली, वक्त का इंतजार करना, मैं वापस आऊंगी अपना बदला लेने। इतना बोलकर उसकी सांसें वहीं थम गई। मुंबई, क्या तुम उसे बहुत पसंद करती हो? किसी की गुस्से से भारी आवाज अकीरा के कानों में पड़ी। इस आवाज को सुनकर अचानक अकीरा की आंखें खुल गई। उसने अपने सामने एक आदमी के चेहरे को देखा जो उससे गुस्से से घूर रहा था। अभिवंत, अकीरा की आंखें अविश्वास से बड़ी हो गईं। उसकी आंखें के सामने अभिवंत कैसे हो सकता है? वह तो मर चुकी थी, यह क्या उसका कोई बुरा सपना है? अभिवंत ने अकीरा की आंखों में कंफ्यूजन देखा। ये देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसकी पकड़ अकीरा की गर्दन पर और ज्यादा कस गई। अभिवंत ने खा जाने वाली नजरों से अकीरा को घूरा और अपने मन में सोचा, क्या इस लड़की को यह भी नहीं पता था कि वह आदमी कौन था जो उसके साथ अभी बिस्तर पर है? फिर जब वह अभी उसके साथ खुश थी तो क्यों अचानक ये दूसरे आदमी के बारे में सोचने लगी? अभिवंत ने उसे खून भरी आंखों से देखा और गुस्से से उसने अपना हाथ अकीरा की गर्दन पर और ज्यादा कस दिया, जिसके कारण अकीरा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अभिवंत, अकीरा ने बारी मुश्किल से सांस लेते हुए कहा। अभिवंत सच में इस हार्टलेस लड़की का गला दबाकर इसे मार देना चाहता था, लेकिन जब उसने उसके चेहरे आंसू से भीगा हुआ देखा तो उसकी पकड़ अपने आप ही अकीरा की गर्दन पर ढीली पड़ गई। अभिवंत गुस्से से बेड से खड़ा हुआ और ठंडे भाव से वह अपने कपड़े पहनने लगा। अकीरा भी उठकर बैठे गई। उससे कुछ समझा नहीं आ रहा था यह उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई तो उससे वही कमरा, सामना और उसके सामने अभिवंत अपने कपड़े पहन रहा था। क्या सच में उसका रीबर्थ हुए है? 5 साल पहले की वही रात है ये, जब शिरीन ने उससे बेहोश करके उसे श्री के बिस्तर तक पहुंचा दिया था और श्री भी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। जब वहां पर अभिवंत पहुंचा और अपने सामने चल रहे हैं उससे सीन को जब उसने देखा तो वह गुस्से से पागल हो गया था और उसने श्री को ब्लैक हंटेड टॉर्चर रूम में कैद कर दिया था। अकीरा को वापस विला में लाकर उससे पूछा था वह श्री के बिस्तर पर क्या कर रही थी, तो अकीरा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। तब उस टाइम अभिवंत ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। उद्धरण चिन्ह, साफ बोला जाए तो उसे रात के बाद से ही दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। अकीरा ने उसे दिन के बाद से हर वह मुमकिन कोशिश की वह उसे छोड़कर चली जाए, यहाँ तक कि उसने अभिवंत को ब्लैकमेल करके अपनी जान लेने की कोशिश भी की और बाद से अभिवंत अब्रॉड चला गया। फिर शिरीन और श्री ने अकीरा को प्यार के जाल में फंसाकर उससे ड्रग्स देना स्टार्ट कर दिया और उससे एक बेसमेंट के अंदर कैद करके उसे रोज टॉर्चर करते थे। शिरीन और श्री के बारे में सोचते हुए उसके दिल में नफरत से भर गया और उसका शरीर फिर से कांपने लगा। अभिवंत अपने कपड़े पहनने के बाद पीछे मुड़ा और अकीरा को देखा जो बिस्तर पर बैठी हुई नफरत से कांप रहा था। ये देखकर अभिवंत के दिल में बहुत दर्द हुआ। वह मुझे से नफरत करती है, लेकिन चाहे वह मुझसे नफरत ही क्यों ना करे मैं उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना सोचकर उसने अकीरा की तरफ देखा और उससे अपने ठंडा आवाज में पूछा, वाइफी क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? उसके जवाब का बिना इंतजार किया वह रूम में बनी हुई बुकशेल्फ के पास गया और उसने से 2 रेड बुक्स निकलकर अकीरा के पास आकर उसकी साइड में फेंकते हुए अपनी ठंडी और रूड आवाज में बोला, तुम्हारे लिए मुझसे नफरत करना बेकार है। अब तुम पहले से ही है मेरी पत्नी हो, इसलिए उस घटिया आदमी के साथ रहने के ख्याल अपने मन से निकाल दो। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और आराम से मेरी बीवी बनकर रहो, वरना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे मरने में और तुम्हारी टांगें तोड़कर तुम्हें घर में कैद करने में। अकीरा अभिवंत की तरफ देखती है जो उसे घूरते हुए ये सब बोल रहा था। अकीरा को अच्छे से पता है अभिवंत हमेशा उससे इतनी ही रूडली बोलता था और हर बात पर उसे धमकी देता था कि वह उसकी टांगें तोड़ देगा, लेकिन असल में उसने उसे एक थप्पड़ तक नहीं मारा था, जिसे सोच सोच कर अकीरा की आंखें फिर से नम हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कितनी गलत थी। अभिवंत ने जब अकीरा को रोते हुए देखा तो उसका दिल अपने आप ही नर्म हो गया। वह उससे पूछना चाहता था कि क्या हुआ, वह क्यों रो रही है, क्या उसने ज़्यादा ही उसके साथ रूड बिहेव कर दिया। लेकिन तभी उससे याद आता है कैसे वह और श्री एकदम एक ही बिस्तर पर थे और अभी वह नींद में भी उसका नाम ले रही थी। ये सब सोचकर उसकी आंखें एकदम से ठंडी हो गई। अकीरा ने अपने मन में कहा, अकीरा अपना बदल लेगी, वह वापस आई है, हर एक आंसू का हिसाब लूंगी। इतना बोलकर उसने अपने आंसू पहुंचे। अकीरा ने अपने मन में सोचा, पिछले जीवन में अभिवंत ने श्री और शिरीन को ब्लैक हंटेड टॉर्चर रूम में ले गया था और उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। उस टाइम उसने खुद को जान से मरने की धमकी देकर अभिवंत से उन दोनों को आज़ाद करवाया था। इस जीवन में वह ऐसा कुछ नहीं करेगी, बल्कि वह हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वह उन्हें और ज़्यादा दर्द दे। इतना सोचकर उसने अभिवंत की तरफ देखा और उससे प्यार से पूछा, क्या मैं तुम्हें साथ ब्लैक हंटेड में जा सकती हूँ?
अकीरा की बात सुनकर अभिवंत का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। क्या ये औरत सच में उस आदमी से मिलने के लिए इतनी बेताब है कि वह ब्लैक हंटेड में जाना चाहती है? ये सोचकर उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ गई और वह मजाकिया ढंग में बोला, ठीक है, चलो तुम भी। मुंबई ब्लैक हंटेड मैंशन के पीछे वाली साइड में बना था, जहां पर बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां की हवा तक बहुत डरावनी थी। अकीरा और अभिवंत दोनों ब्लैक हंटेड में चले गए। अभिवंत ने अकीरा को अपनी तिरछी नज़रों से देखा, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी। ये देखकर फिर से अभिवंत के दिल में गुस्सा भर गया। वह अपने मन में बोला, बचपन से ही इस लड़की को इतना लाड प्यार से पाला गया है, लेकिन अब ये लड़की उस घटिया आदमी श्री के लिए इस तरह की जगह पर आने को भी तैयार हो गई। बॉस, जब व्याख्यात में अभिवंत को देखा तो उसने जल्दी से उसका अभिवादन किया, लेकिन जब उसने अकीरा को अभिवंत के पीछे देखा तो उसका चेहरा उतर गया। फिर उसने धीरे से कहा, मैडम, ओपन द डोर, अभिवंत ने व्याख्यात को ऑर्डर देते हुए कहा। व्याख्यात ने चिंता से अकीरा को देखा। अंदर श्री को टॉर्चर किया जा रहा था। अगर मैडम ने ऐसे देख लिया तो वह फिर से उनके बॉस से झगड़ा करेंगी, लेकिन वह इसमें कुछ नहीं कर सकता था। अभिवंत ने इस बार गुस्से से कहा, मुझे अपनी बात रिपीट करना बार बार पसंद नहीं। व्याख्यात बेचारा क्या करता, उसने जल्दी से दरवाजा ओपन कर दिया। दरवाजा खोलते ही खून की तेज बदबू बाहर तक आने लगी। अकीरा ने बाहर से ही एक लड़की और एक लड़के को लोहे के पिंजरे में कैद देखा। एक आदमी उन दोनों पर कोड़े बरसा रहा था, जिस कारण उन दोनों की चीखें पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह लड़का और लड़की कोई और नहीं, शिरीन और श्री थे। उन दोनों की स्किन पर कोड़े के निशान पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था अगर उन्हें और कोड़े पड़े तो उनके जख्मों से कहीं खून ना आने लगे। शिरीन और श्री को इतना टॉर्चर किया जा रहा था कि वह टॉर्चर सह ना पाए और अपने आप ही मर जाए। शिरीन ने सब दरवाजे के बाहर अकीरा को देखा तो वे खुशी से रोने लगी। शिरीन ने अकीरा को देखकर चिल्लाते हुए कहा, दीदी प्लीज़ जल्दी से हमें बचा लो। शिरीन को देखकर श्री ने भी उसे तरफ देखा और अकीरा को देखकर वह भी उसे चिल्लाते हुए बोला, कीरा कीरा हमें बचाओ, यह आदमी हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। अकीरा को वहां देखकर दोनों के चेहरे पर उम्मीद नजर आने लगी थी, लेकिन श्री की मुंह अकीरा का नाम कीरा सुनकर अभिवंत को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था वह खुद जाकर उसकी जान अपने हाथों से ले। हमें जाने दो, इतना बोलकर शिरीन अपने हाथ खोलने लगी जो चैन से बंधे हुए थे। अकीरा ने एक लंबी सांस ली, अपने दिल में भारी नफरत लेकर अपना पैर उठाया और कमरे के अंदर चली गई। जैसे जैसे वह अंदर जा रही थी उसके दिल में नफरत और भी गहरी हो रही थी। अंदर जाते टाइम अकीरा की बॉडी हल्की सी कॉपी। अभिवंत वही रूम के बाहर दीवार के सहारे टिक गया और उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया। अपने मन में बोला, जरूर ये लड़की उससे गुस्सा होगी जब उसने देखा कि उसके प्यार को कितनी चोट लगी है। वह बाद में उससे जरूर बदला लेगी। अभिवंत ने इसके बारे में सोचा, क्या वह उसे अपने कंट्रोल में कर पाएगा। कीरा कीरा, श्री का एक हाथ अभिवंत ने तोड़ दिया था। वह सिर्फ जमीन पर लेटा हुआ था और खिसक खिसक के अकीरा के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। अकीरा ने उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और जब श्री उसे छूने ही वाला था, अकीरा ने अपना पैर पीछे करके उसके चेहरे पर जोरदार लात मारी। एक दर्दनाक चिक पूरे कमरे में फिर से गंजी। अकीरा ने नीचे दर्द से तड़पते हुए आदमी को देखकर गुस्से से कहा, तुम हो कौन? तुमने मुझे कीरा कहने की हिम्मत कैसे की? किसी को उम्मीद नहीं थी कि अकीरा अचानक श्री को एक जोरदार लात मार देगी। सभी वहां पर शॉक्ड होकर अकीरा को देख रहे थे। अभिवंत भी थोड़ा हैरान हो गया और वह सीधा खड़ा होकर अकीरा को देखने लगा। व्याख्या की आंखें तो सदमे से बड़ी हो गईं। क्या मैडम ने आज गलत दवा तो नहीं खा ली थी? शिरीन ने भी ये देखा। ये देखकर उसे सदमा लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अकीरा से कहा, दीदी तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो अकीरा श्री के बारे में किसी के मुंह से बुराई भी नहीं सुन सकती थी। उसे कुछ बोलना तो बहुत दूर की बात, लेकिन आज उसने श्री को मारा। इतना बोलकर उसने अकीरा के पास देखा जहां पर अभिवंत खड़ा था। उसे देखकर शिरीन बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन उसने अपने डर को काबू करके अकीरा से कहा, दीदी क्या अभिवंत ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? अकीरा ने घूरकर नफरत से शिरीन को देखा और बोली, तुम क्या चाहती हो कि वह मेरे साथ क्या करे? और वैसे भी मेरी शादी पहले ही अभिवंत से हो चुकी है और वह मेरा पति है। शिरीन ने शॉक्ड होकर अकीरा को देखा। क्या सच में अभिवंत उसका पति था? दोनों ने शादी कर ली, ये कैसे हो सकता है? शिरीन ने अविश्वास से मन में कहा। शिरीन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभिवंत ने खुद श्री और अकीरा को एक साथ एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर करीब देखा था। क्या उसे उसका गला घोंटकर मार नहीं देना चाहिए था? लेकिन फिर उसने अकीरा से शादी क्यों की? उसे मेरे साथ शादी करनी चाहिए थी। ये सोच सोच एक शिरीन गुस्से से पागल हो रही थी। अकीरा ने सेटिस्फैक्शन के साथ शिरीन को देखा, एक लंबी सांस ली, फिर उसने कुछ देर सोचा और अभिवंत की ओर देखा जो उससे ही अपनी इंटेंस नज़रों से घूर रहा था। अभिवंत, तुमने कितने भेड़ियों को पाला है?
अभिवंत अकीरा के अभी भी उस पति वाली बात के बारे में सोच रहा था जो उसने अभी कही थी। अकीरा की आधी बात सुनकर उसने हम्प में जवाब दिया, क्या तुम किसी से बोलकर अपने भेड़िए को यहाँ बुला सकते हो? अकीरा ने फिर पूछा। अभिवंत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, क्या तुम उनसे मिलना चाहती हो? अभिवंत अचानक समझ आया कि वह क्या करने की कोशिश कर रही हैं और उसकी आंखों और ज्यादा गहरी हो गई। अकीरा समझ गई कि वह अभी भी थोड़ा गुस्सा है, इसलिए उसने उससे मानते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी बीबी हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी और फिर मैं अपने लिए नए हैंडसम लड़की को पटा लूंगी। अकीरा की लास्ट बात सुनकर अभिवंत को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से अकीरा को घूरता है, फिर अपने मन में बोला, ये लड़की हमेशा मुझे गुस्सा दिलाने के काम करती है। मुंबई, अभिवंत का मैंशन। अभिवंत भी देखना चाहता था कि अकीरा क्या करती है, इसलिए उसने व्याख्यात पर नजर डाली, जिसे समझकर व्याख्यान तेजी से उस रूम से बाहर चला गया। लगभग 5 मिनट बाद वह एक भेड़िया वोल्फ के साथ वापस रूम में आया, जिसका नाम डफी था। डफी एक नॉर्मल इंसान की हाइट से आधा था। उसके नुकीले दांत किसी के शरीर में घुस जाए तो उस इंसान का मांस उसके शरीर से अलग कर दे। डफी बहुत ही ज्यादा डरावना और क्रूर लग रहा था। वह इतनी जोर से दहाड़ता है कि वहां पर सिर्फ अभिवंत के अवला सब डर जाते हैं। डफी अपनी खतरनाक आंखों से शिरीन और श्री को घूरते हुए धीरे धीरे अपने कदम उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर शिरीन और श्री बुरी तरह डर गए, उनका चेहरा पीला पड़ गया। शिरीन पीछे हटते हुए चिल्लाने लगी, आह! बचाओ, बचाओ! अकीरा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? श्री ने अपने लाल चेहरे के साथ अकीरा पर चिल्लाते हुए बोला। अकीरा आज बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी और वह उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अकीरा ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और नीचे पंजू के बल बैठकर उसने डफी के सिर को थपथपाया। हालांकि उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन तब भी अकीरा ने हिम्मत करके धीरे से उसके कान में कहा, डफी, ये दोनों बुरे लोग हैं, वह मुझे धमकाते हैं, क्या तुम उन्हें मेरे लिए सबक सिखा सकते हो? अकीरा के ऐसे उसका सिर थपथपाने से डफी उसके ऊपर भी भड़क उठा। ये देखकर अकीरा भी थोड़ा डर गई, जिससे समझकर अभिवंत ने उससे वार्निंग देते हुए कहा, डफी, कोशिश भी मत करना, वह तुम्हारी मैडम है, इसलिए जैसे वह बोलती है वैसा करो। डफी घूरकर अपने सामने दोनों इंसानों को देखता है जिनके चेहरे पीले पड़े हुए थे। डफी गुस्से से दोनों को घूरते हुए सबसे पहले श्री की तरफ जाकर उसने उसके कंधे को काटा और फिर शिरीन की बाजू पर काट लिया, जिस कारण उन दोनों की चीखें उसे कमरे में गूंजने लगी और पूरी कमरा धरती पर नरक जैसी लगने लगा। दीदी, हमें बचा लो, शिरीन ने चिल्लाते हुए अकीरा से कहा, लेकिन अकीरा ने उसे नज़रअंदाज किया। थोड़ी देर तक, जब तक उन दोनों में हिम्मत थी, वह चिल्लाते रहे और अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी वह चिल्ला सके। उनके शरीर पर हर जगह घाव ही घाव थे और दोनों बहुत कमजोर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर उनका इलाज नहीं करवाया तो वह कुछ देर में ही मर जाएंगे। अकीरा चुपचाप खड़ी होकर इतनी देर से ये सब देख रही थी। अभिवंत भी उसे ही देख रहा है। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन से अपने मन में सोचा, ये लड़की 2 घंटे में इतना कैसे बदल गई। इसके अलावा अपने सामने ऐसा सीन देखकर उसने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाए। अभिवंत ने अपने मन में ही कहा, लिटिल गर्ल, तुम अचानक उनसे इतनी नफरत क्यों करने लगी हो? क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में उसे पता नहीं था? ओके, आज के लिए बहुत ड्रामा बहुत है, तभी एकदम से अकीरा ने कहा। अकीरा ने अभिवंत को देखते हुए कहा, अगर कुछ देर यह सब और चलता रहा तो वह दोनों मर जाएंगे और मैं नहीं चाहती हूँ इतनी जल्दी मारे। उन्होंने उसके साथ जो हर दिन जुल्म किया था वह उसका 100 गुना करके बदला लेगी। एक बार में नहीं, वह उन्हें तड़प तड़प कर मारेगी। डफी, स्टॉप इट, अभिवंत ने चिल्लाते हुए कहा। अभिवंत की आवाज़ सुनकर डफी एकदम शांत हो गया और अभिवंत के पास आकर उसके पैरों में बैठ गया। अकीरा ने अपने होठ सिकुड़ लिए और व्याख्यात को ऑर्डर देते हुए कहा, इनके कपड़े उतार कर बाहर फेंक दो और इस आदमी को सेक्सुअल ड्रग भी दे देना, वह इन दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। इतना सुनकर व्याख्यात ने अभिवंत की तरफ देखा जो अकीरा को ही देख रहा था। व्याख्यात ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और अपने काम पर लग गया। जल्दी ही उन दोनों के कपड़े उतार कर फेंक दिए गए और ड्रग भी दे दिया गया। अभिवंत ने देखा वह कोई भी हरकत नहीं कर रहे थे तो उसने व्याख्यात से कहा, थ्रो देम। व्याख्यात अपने बॉस का मतलब समझ गया और उसने अपना सिर हिलाया और जल्दी से शिरीन और श्री को बॉडीगार्ड के जरिए उसे कमरे से बाहर ले गया और डफी को भी पिंजरे में डाल दिया। अब पूरे कमरे में सिर्फ शांति थी, जहां पर अकीरा और अभिवंत बचे थे। अकीरा ने अपनी टेंस बॉडी को थोड़ा रिलैक्स दिया, तभी उसने देखा अभिवंत उसे घूर कर देख रहा है। अकीरा ये देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो गई और अपने मन में सोचने लगी, अब यह आदमी जरूर 100 सवाल पूछेगा। इससे शक तो हुआ होगा कि मैं इतनी जल्दी इतना ज्यादा कैसे बदल गई। तभी अकीरा के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने प्यारी सी आवाज में मासूम शक्ल बनाकर अभिवंत से बोली, अभी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे गले लगा लो, मुझे डर लग रहा है।
अकीरा की इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर अभिवंत ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। ये देखकर अकीरा अपनी प्यारी प्यारी आंखें जल्दी जल्दी झपकाने लगी। अभिवंत धीरे धीरे चलकर उसके पास गया और अपना सिर नीचे करके अकीरा को घूरने लगा। ड्रामेबाज लिटिल गर्ल, अभिवंत देख सकता था उसके सामने खड़ी लड़की जानबूझकर मासूम बनने की एक्टिंग कर रही है। नो, मैं ड्रामेबाज नहीं हूँ, अकीरा ने गुस्से से कहा। फिर अकीरा ने अपनी उदास आवाज में कहा, अभी मेरे पैर सच्ची में बहुत दर्द हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, तुम हार्टलेस आदमी। अकीरा की आखिर बात सुनकर अभिवंत का चेहरा ठंडा हो गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी अजीब हो गए थे। उसने अकीरा से कहा, लिटिल गर्ल, तुम चाहती क्या हो? वह सच्ची इस लड़की के मुंह से सुनना चाहता था कि वह चाहती क्या है, क्योंकि जिस तरह की आज इस लड़की की हरकतें थी उसे देखकर ये लग रहा था यह अकीरा है ही नहीं। मुंबई, अभिवंत का मैंशन। अकीरा ने एक गहरी सांस ली। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वह इसे कैसे समझाए। अकीरा थोड़ी अभिवंत के करीब गई और उसके शर्ट की बाजू पकड़कर अपना मासूम चेहरा बनाते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोली, अभी मुझे पता है कि मैं पहले बेवकूफ़ लड़की थी, मुझे लोगों की पहचान नहीं थी, मैं नहीं जानती थी मेरे लिए क्या सही था क्या गलत, मैं अंधी थी। लेकिन अब हमारी शादी हो गई है तो मैं तुम्हारी अच्छी बीबी बनाकर अब तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतना बोलकर उसने अभिवंत को देखा जो शांत खड़ा था। अकीरा ने अपनी बात फिर से आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं सचमुच बदलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? अभिवंत अभी भी कुछ नहीं बोला, वह सिर्फ अकीरा को घूर रहा था। उसकी आंखें पहले जैसे ही ठंडी थी। झूठ, सब झूठ, अभिवंत ने अपने मन में कहा और खुद अपने ऊपर ही हंस दिया। वह ये सब बोलना चाहता था लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने कुछ नहीं कहा। अकीरा जल्दी से आगे बढ़कर अभिवंत के गले लग गई। अभिवंत ने भी धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। इस आदमी की स्ट्रिंग चेस्ट उसे सेफ महसूस करवा रही थी। अकीरा ने अभिवंत के गले लगे ही कहा, मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। वह अभी फिर से अपनी पिछली जिंदगी से वापस आई थी जिस कारण वह सचमुच बहुत थकी हुई थी। अभिवंत ने उसे गोद में उठाया। अकीरा ने भी उसके चेस्ट पर अपना सिर रख दिया। अभिवंत उसे वापस अपने कमरे में ले आया। उसने देखा कि वह उसके चेस्ट पर ही सिर रख कर सो गई है। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अभिवंत ने उसे बेड पर लिटा दिया। कुछ देर अकीरा को गौर से देखने के बाद उसने उसका टॉप उतार दिया। अभी, अकीरा ने नींद में ही कहा। अभिवंत ने अकीरा को देखा जो नींद में ही उसका नाम लेकर डरी हुई थी। अभिवंत ने उसके गालों पर हाथ रखा और थोड़ा नर्म लहजे में बोला, सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें मैं और परेशान नहीं करूँगा तुम्हें दर्द देकर। अभिवंत ने राहत की सांस ली जब उसने देखा अकीरा सो गई है। यह उसका पहली बार था जब अकीरा को किसी और आदमी के इतने करीब देखकर वह गुस्से से पागल हो गया था, इसलिए उसने अकीरा के साथ जबरदस्ती की थी। वह दर्द से चिल्ला रही थी लेकिन वह उसे चोट पहुंचाने में लगा था। उसने अकीरा की बॉडी देखी जिस पर बहुत सारे काटने के निशान थे। ये देखकर उसने ड्रॉ में से ट्यूब निकली और अकीरा की बॉडी पर अच्छे से लगा दी। फिर वह भी अपनी शर्ट निकालकर अकीरा के पास लेट गया और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से अकीरा के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करने लगा। अभिवंत ने सॉफ्टली कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हें अच्छा बनना होगा। अगर यह सब तुम्हारा कोई नया झूठ है तो ऐसा झूठ मैं हमेशा सुनना चाहता हूँ। अंधेरे में चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। अभिवंत ने बहुत देर तक अकीरा के खूबसूरत चेहरे को देखा, फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। पहली बार अभिवंत को एहसास हुआ कि एक अच्छी बीवी कैसी होती है। उसकी बाहों में लेटी हुई लड़की का शरीर मोम की तरह सॉफ्ट था। वह इस लड़की से 10 साल से भी ज्यादा समय से प्यार करता था और उसे खुद पता नहीं चला वह उसके प्यार के साथ साथ उसका जुनून कब बन गई। लेकिन अकीरा ने कभी उसकी कदर नहीं की। अपनी बाहों में अकीरा को लेकर वह चैन की नींद सोया। सुबह के 7 बजे अभिवंत की नींद किसी की चिल्लाने की आवाज से खुली। अभिवंत ने आंखों खोलकर अपनी बाहों में लेटी हुई लड़की को देखा जिसकी आंखें बंद थी, जो पसीने से लटपट तेजी से सांस ले रही थी। क्या ये लड़की बुरा सपना देख रही है? अभिवंत सोचने लगा। अभिवंत अभी सोच ही रहा था तभी अगले सेकंड अकीरा के मुंह से किसी का नाम सुनकर उसका दिल पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। श्री, अकीरा ने नींद में ही कहा। अकीरा अपनी पिछली जिंदगी की चीजों के बारे में सपना देख रही थी। श्री ने उसका नाम इस्तेमाल करके अभिवंत पर किन सी चीजों का एक जाम लगा दिया था जिसे सुनकर अपनी पिछली जिंदगी में अभिवंत बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया था। अभिवंत बेड पर उठकर बैठ गया और अपना सिर झुकाकर उसने नीचे बेड पर लेटी हुई लड़की की तरफ देखा जिसने उस आदमी का नाम उगला, जिसे सुनकर उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा और उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया। लिटिल गर्ल, ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे साथ बेड पर होते हुए उसे आदमी का नाम लिया है, अभिवंत ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। जब ये लड़की उस आदमी को इतना पसंद करती है तो उसने कल वह नाटक क्यों किया? अभिवंत कल गुस्से में था लेकिन आज गुस्से के अलावा उसके दिल में दर्द भी हो रहा था।
बिना कुछ कहे अधिविंद बेड से उतारा, अपनी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा जोर से पटका। व्याख्यात जो दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, जब उसने अपने बॉस को कमरे से बाहर आते देखा तो वह जल्दी से उसके पास चला गया। अभिविंद के पास आकर व्याख्यात ने अपने बॉस के हाव भाव को ध्यान से देखा, जो गुस्सा में लग रहे थे। बॉस, अकीरा मैडम, सिर्फ मैडम बोलो, अभिवंत ने गुस्से से कहा। हालांकि अभिवंत अभी भी गुस्से में था, फिर भी वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अकीरा का कोई नाम ले, और यह बात पूरे मेंशन में हर किसी को समझा दो, अभिवंत ने गुस्से से कहा। व्याख्यात ने अपना सिर हिलाया। ओके बॉस। बॉस, सर्वेंट ने पहले ही ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, क्या आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं? अभिवंत अभी भी गुस्से में था, लेकिन तब भी उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, सर्वेंट से बोल दो कुछ टॉनिक सूप बनाने को, और जब वह उठे तो उसे सर्वे कर दे। मुंबई, सुबह के 10 बजे अकीरा ने अपनी आंखें खोली और बेड पर उठकर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा, ग्रेटर दैन वही कमरा, वही चीज, लेकिन इस बार उसके पास अभिवंत नहीं था। अकीरा नींद से उठने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। अकीरा ने बेड से नीचे उतरकर अपने स्लीपर पहले और कमरे से निकालकर नीचे हॉल में आ गई। वह नीचे आकर इधर उधर अभिवंत को ढूंढने लगी, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिला। उसने एक सर्वेंट को रोककर उससे पूछा, तुम्हारे सर कहाँ है? बटलर जो एक तरफ खड़ा होकर सर्वेंट को ऑर्डर दे रहा था, जो टेबल पर ब्रेकफास्ट लग रहे थे, उसने अकीरा की बात सुनी और जल्दी से आगे आकर वह बोला, सर तो सुबह जल्दी चले गए थे और उनका मूड भी खराब लग रहा था, इसलिए वह ब्रेकफास्ट किए बिना चले गए। बिना ब्रेकफास्ट किए चले गए? अकीरा ने अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ते हुए कहा। फिर वह अपने मन में सोचने लगी, एकदम से उसे क्या हो गया? कल तक तो उसका मूड बिल्कुल ठीक था। इस आदमी का नेचर अभी भी उसकी पिछली लाइफ जैसा ही है, बिल्कुल मूडी। उसका हमेशा से यही ड्रामा है, अगर वह नहीं खा रहा तो मत खाए, उसके चक्कर में मैं अपना खाना थोड़ी ना छोड़ दूंगी। इतना सोचते हुए वह डिनिंग टेबल पर बैठ गई। ब्रेकफास्ट करते टाइम अकीरा ने अपना फ़ोन उठाया और इंस्टाग्राम को स्वाइप करने लगी। हर जगह श्री और शिरीन छाए हुए थे। दोनों की न्यूड फोटोज हर जगह छाई हुई थी। बड़ी खबर, बड़ी खबर, फेमस एक्ट्रेस शिरीन और द फेमस मल्होत्रा फैमिली का बेटा श्री मल्होत्रा दोनों अश्लील स्थिति में मिले हैं, और यह बात बिल्कुल सच है, जिसका हमारे पास रियल वीडियो भी है। इतना बोलकर एक वीडियो चलने लगा। ये सब देखकर अकीरा को बहुत खुशी मिल रही थी। अकीरा ने नीचे कमेंट्स पढ़े जिसमें लिखा हुआ था, हे भगवान, ये बहुत एक्साइटिंग न्यूज है। ये लड़की शिरीन कितनी चालाक निकली। वीडियो में दोनों कैसे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। क्या ये लड़की इतनी घटिया भी हो सकती है? शिरीन को एक प्योर गर्ल के रूप में जानी जाती थी, इनोसेंट ब्यूटी के साथ। टिक टिक टिक। अकीरा ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोला जिसमें सारे हाई क्लास लोग एडेड थे। अपार शकल सच में अमेजिंग है, जिसमें हर बात बहुत जल्दी ही फैल जाती है। इतना सोचकर अकीरा वहां पर लोगों के मैसेज को पढ़ने लगी। ऐसे घटिया लड़की को तो हमारी सोसाइटी में रहना भी नहीं चाहिए। तभी एक लड़की जिसका नाम रूह था, उसने मैसेज करते हुए कहा, अरे तुम्हें पता है उसकी माँ भी बहुत घटिया औरत थी, जिसने न जाने कितने मर्दों को फंसाया था। अकीरा ये सब पढ़कर जोर से हंसी। ये सारी न्यूज देखकर उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। इस चक्कर में उसने 2 कटोरे दाल चावल कहा लिए, उसे पता ही नहीं चला। इस बार शिरीन बर्बाद हो गया, अकीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अकीरा अभी खुश हो ही रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो उसके पापा अनीश शर्मा का मैसेज था। उसने एक नज़र मैसेज पर डाली और मैसेज पढ़कर उसकी आंखें ठंडी हो गई। अकीरा मैसेज देखकर बहुत गुस्से में आ गई थी। ये वही आदमी था जिसने उसकी मॉम को धोखा दिया था। उसने उसकी मॉम के प्यार का मजाक बनाया था। इस आदमी के लिए उसकी मॉम ने अपने परिवार से भी रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन बाद में इसी आदमी ने उसकी मॉम को धोखा दिया। अकीरा की मॉम के डेथ के बाद वह एक दिन का भी सब्र ना करते हुए उसे घटिया औरत और उसकी बच्चे को घर में ले आया था। मरते टाइम अकीरा को पता चला था कि वह लोग ही उसकी मॉम की मौत के असली कातिल थे। ये सब सोचकर अकीरा का दिल नफरत से भर गया और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अकीरा ने जल्दी से पानी पिया और गहरी सांस लेने लगी। अचानक उसका फ़ोन बजा। अकीरा ने देखा तो उसके पिता का कॉल आ रहा था। उसने नफरत से कॉल उठाया। तभी उसके कानों में अपने पिता की गुस्से से भारी आवाज़ सुनाई दी, अकीरा, तुम कितनी घटिया लड़की हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो तुमने क्या किया। तुमने अपनी बहन की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी। अपनी माँ की तरह तुम भी घटिया हो। ये सब सुनकर अकीरा ने अपने दांत पीस लिए और उसने जिस हाथ से फ़ोन पकड़ा था उसके हाथ फ़ोन पर कस दिया। घर वापस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अकीरा, क्या तुम बिहारी हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अनीश ने कॉल पर चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, मैं वापस आऊँगा। इतना बोलकर उसने गुस्से से कॉल काट दिया। अकीरा ने गुस्से से फ़ोन को टेबल पर पटक दिया और गहरी सांस लेकर अपनी नफरत को कंट्रोल करने लगी। मैं जाएगी मिलने, अकीरा ने नफरत से कहा। एक बार फिर से उसका रिबर्थ होने के बाद वह बदला लेगी। वह इस लोगों को आसानी से नहीं छोड़ेगी, अपना बदला लेकर रहेगी।
इतना सोचकर वह मुस्कुराने लगी। लेकिन मैं वहां पर अकेले भी तो नहीं जा सकती, वह भी सोच ही रही थी। तभी उसके दिमाग में एक इंसान का नाम आया जिसे सोचकर आंखों में चमक आ गई। अकीरा ने अपना मोबाइल उठाया और अभिवंत का नंबर ढूंढने लगी। सूर्यवंशी कॉरपोरेशन, सीईओएस ऑफिस। अभिवंत ने एक डॉक्यूमेंट पर साइन करे और अपनी वॉच की ओर देखा जिसमें 11 बज रहे थे। क्या वह उठ गई होगी? जिससे सुनकर उसके सामने खड़े इंसान व्याख्यात ने जवाब दिया, जी बॉस, मैडम 10 बजे उठ गई थी और उन्होंने 2 कटोरी दाल चावल भी खा लिए थे। जिसे सुनकर अभिवंत ने मजाक किया, क्या वह इतना खा भी सकती है? बॉस, एक और बात है, व्याख्यात ने झिझकते हुए कहा। बोलो, अभिवंत ने रूडली कहा। अनीश शर्मा का आज मैडम को कॉल आया था और उन्होंने मैडम को घर वापस बुलाया है। ऐसा जरूर श्री और शिरीन के मामलों के कारण हो रहा होगा। अगर मैडम वहां अकेले गई तो वह लोग उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। क्या हमें मैडम के पीछे अपने कुछ आदमियों को भेज देना चाहिए? व्याख्यात ने अपने बॉस से पूछते हुए कहा। व्याख्यात सच में अकीरा को बहुत ही ज्यादा नापसंद करता था और वह हमेशा से चाहता था कि वह लड़की उसके बॉस की लाइफ से बहुत दूर चली जाए। लेकिन उसका बॉस उस लड़की से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह अकीरा की मदद करने के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर अभिवंत के चेहरे पर परेशानी आ गई और उसे अकीरा की चिंता होने लगी। लेकिन तभी उसे याद आया कैसे आज सुबह वह लड़की बेड पर उसके साथ होते हुए भी दूसरे मर्द का नाम पुकार रही थी, तो उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। और अभिवंत ने अपनी खतरनाक आवाज में कहा, वह इतनी कैपेबल है, खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, तुम्हें उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। लीव हर अलोन। मुंबई। अभिवंत गुस्से में था। अकीरा को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह गुस्से में होकर भी किसी के सामने अकीरा के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता था। तभी अचानक अभिवंत का फोन बजा। अभिवंत ने अपनी कोल्ड नजरों के साथ टेबल पर रखा हुए अपने फोन को देखा, जिस पर लिटिल वाइफी नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन उसका चेहरा अभी एक्सप्रेशन था। अभिवंत ने कॉल उठते हुए कहा, क्या हुआ? अकीरा अभिवंत की इतनी रूड टोन सुनकर हैरान हो गई। अकीरा ने भी एक्टिंग करते हुए अपनी मासूम और कमजोर आवाज में कहा, अभी, क्या तुम मेरे लिए कुछ लोगों को अरेंज कर दोगे? क्यों? अभिवंत ने अपनी आईब्रोज सिकोड़कर कहा। जिसे सुनकर अकीरा ने अपनी मासूम आवाज में बताते हुए कहा, अभी, वरना पापा का मेरे पास अभी फोन आया था और उन्होंने मुझे घर बुलाया है। उन्होंने शायद मुझे लंच पर इनवाइट किया है। अब शादी के बाद पहली बार अपने घर जा रही हूँ, तो ऐसे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए तुम मेरे लिए कुछ लोगों को अरेंज कर दोगे? यह मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे सकती हूँ अपने साथ चलने के लिए। अकीरा एक हाई प्रोफाइल लुक के साथ शर्मा मैंशन जाना चाहती थी। ऐसे तो अकीरा के पास भी लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन अगर वह अपनी साइड से लोगों को लेकर जाती तो अभिवंत को शक हो जाता, और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अभी उससे ही हेल्प लेने का सोचा। अभिवंत ने अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ पूछा, लेकिन उसकी आवाज में इमोशंस थे, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? क्या तुम मेरे बारे में सोचती भी हो? बिल्कुल, अकीरा ने एकदम से कहा। अकीरा को उसकी आवाज से इतना तो पता चल गया था यह आदमी उससे गुस्सा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उससे किस बात पर गुस्सा था। अकीरा ने अपने मन में सोचा, यह आदमी गुस्से में है, इसे मानना पड़ेगा तभी यह मेरी बात मानेगा। इतना सोचकर अकीरा ने अपनी आवाज और ज्यादा सॉफ्ट कर दी और प्यार से बोली, हम पति और पत्नी हैं न, तब ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी याद आती है और मैं हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। पति पत्नी। इतना सोचकर अभिवंत ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। उसने कहा, हम पति पत्नी हैं, तो जो मेरा है वह सब तुम्हारा भी हुआ। तुम जो चाहे कर सकती हो। वह मान गया, अकीरा ने खुशी से अपने मन में कहा। अचानक उसे महसूस हुआ कि इस जिंदगी में यह आदमी कल से उससे बहुत बात कर रहा है और उसे सारी बातों का जवाब भी दे रहा है। शायद इसी वजह से, क्योंकि अकीरा उसे समझने की कोशिश कर रही है, वरना पिछली जिंदगी वह उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। थैंक यू, अकीरा ने खुशी से कहा और कॉल काट दी। अभिवंत गुस्से से फोन को देखता है जिसे अकीरा ने उसके मुंह पर काट दिया था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसकी मुंह पर कॉल काटने की, लेकिन इस लड़की ने वह भी कर दिया। हार्टलेस गर्ल, अभिवंत ने अपने मन में कहा, लेकिन अकीरा से बात करके और उसकी पति पत्नी वाली बात सुनकर उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। अकीरा ने फोन टेबल पर रखने के बाद तुरंत मेंशन के हेड गार्ड, जिसका नाम निहाल था, उसके पास गई और फ्लर्ट करते हुए निहाल से बोली, हे हैंडसम। अकीरा के ऐसे बोलने से निहाल बहुत ज्यादा घबरा गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा। निहाल ने इधर उधर देखा, कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। ये बात अगर उसके बॉस को पता चल गई तो वह उसकी जान ही ले लेगा। निहाल ने हकलाते हुए कहा, मैडम आपको कोई काम था? काम तो था, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? अकीरा ने इतना बोलकर निहाल को एक आंख मार दी। अकीरा के ऐसे करने से निहाल का दिल जोर से धड़कने लगा। प्यार से नहीं, डर से। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से हांकी निकाला और अपने माथे का पसीना पहुंचने लगा।
ये देखकर अकीरा के चेहरे पर नॉटी स्माइल आ गई। उसने जैसे ही एक कदम निहाल की तरफ बढ़ाया, निहाल एकदम से 2 कदम और पीछे हो गया। ये देखकर अकीरा जोर से हंसने लगी और उसने हंसते हुए ही कहा, अरे रिलैक्स, में बस फ्लर्ट कर रही थी। तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो? मैं कोई भूत थोड़ी ना हूँ। अकीरा की बात सुनकर निहाल ने घबराते हुए अपने मन में कहा, मैडम आप भूत तो नहीं है, लेकिन अगर सर को पता चल गया तो वह हमें मारकर हमारा भूत जरूर बना देंगे। इतना अपने मन में बोलकर उसने अकीरा को देखा और अपना सिर झुकाकर अकीरा से बोला, मैडम बताए आपको क्या हेल्प चाहिए? अकीरा को याद आया वह किस काम के लिए आई थी, इसलिए उसने मुस्कराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बॉस से पहले ही बात कर ली है। मैं शर्मा मैंशन जा रही हूँ, इसलिए मुझे 10 गार्ड चाहिए मेरी सेफ्टी में लिए विद यू। इतना बोलकर उसने फिर से निहाल को एक आंख मार दी, जिसे देखकर निहाल ने घबराते हुए कहा, सॉरी मैडम, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं गार्ड्स को भेज देता हूँ, वह आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेंगे। अकीरा कहाँ हार मानने वाली थी। उसने निहाल को थोड़ा डरते हुए कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे बॉस को बता दूंगी तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे और तुमने मेरी सेफ्टी का न ध्यान रखते हुए शर्मा मैंशन भी जाने से माना कर दिया। अकीरा की बात सुनकर निहाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसने डरते हुए कहा, लेकिन मैडम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ तो ये बात मुझे पता है ना, तुम्हारे बॉस को थोड़ी न, इसलिए अब तुम मेरे साथ शर्मा मैंशन चल रहे हो। इतना बोलकर अकीरा मुस्कुराते हुए मैंशन के अंदर चली गई। 5 मिनट बाद 3 कार जल्दी ही शर्मा मैंशन के लिए निकल गई। शर्मा मैंशन हॉल में शिरीन सोफे पर अपनी मॉम मिसेज तनीषा शर्मा के गले लगे हुए बैठी थी। उसके पास ही मिस्टर शर्मा भी बैठे थे। शिरीन ने रोते हुए मिस्टर शर्मा से कहा, उसकी आंखें इतनी टाइम से रोने की वजह से लाल हो गई थी। डैड, मैं अब कैसे लोगों को अपना चेहरा दिखाऊंगी? यहाँ तक कि इस एक्सीडेंट की वजह से सारे प्रोड्यूसर्स में अपने कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे साथ टर्मिनेट खत्म कर दिए हैं। उसने बड़ी मुश्किल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। इतना बोलकर वह और तेज रोने लगी। मिसेज शर्मा अपनी बेटी की ऐसे हालात देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उन्होंने रोते हुए अपने पति मिस्टर शर्म से कहा, डार्लिंग, शिरीन मेरी इकलौती बेटी है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। चाहे शिरीन कुछ भी करे, मैं सब सहन करूंगी और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगी। इतना बोलकर मिसेज शर्मा की भी आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। अपनी पत्नी और अपनी लाडली बेटी को रोते हुए देखकर मिस्टर शर्मा का दिल पिघल गया। उन्हें ऐसा लग रहा था उनका दिल टूट रहा हो दोनों को ऐसे रोते हुए देखकर। मिस्टर शर्मा ने जल्दी से अपनी लाडली बेटी शिरीन को चुप करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारे डैड है ना, वह सब ठीक कर देंगे। मैंने पहले ही उस घटिया लड़की को घर वापस बुलाया है। अब देखना, जब तक वह तुमसे घुटनों के बल बैठकर माफ़ी नहीं मांगती, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए मिस्टर शर्मा गुस्से से भर गए। शिरीन के स्कैंडल के कारण वह लोगों के बीच एक मजाक बनकर रह गए थे। शिरीन अपने डैड के गले लग गई और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। ब्लैक हंटेड में अभिवंत के साथ होने की वजह से वह अकीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अब जब वह घटिया लड़की घर वापस आएगी तो वह उसे 100 गुना ज़्यादा करके दर्द को वापस देगी। वह भी उसे इतना बेइज्जत कर देगी कि वह कहीं मुंह दिखाने के लायक ना बचे। उसके कपड़े फाड़कर उसकी फ़ोटो लेकर वह सारी फ़ोटोज इंटरनेट पर पोस्ट कर देगी। वह अकीरा को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। फिर देखते हैं कि तब भी क्या अभिवंत उससे प्यार करता है। इतना सोचकर शिरीन नफरत से मुस्कुराने लगी। तभी हॉल में धम जोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा किसी ने लात मारकर खोला और काले कपड़ों पहले लोग शर्मा मैंशन के अंदर घुस गए। मुंबई मिस्टर शर्मा एंड मिसेज शर्मा दोनों शॉक्ड रह गए। यहाँ तक कि शिरीन जो रो रही थी वह चुप हो गई। सब दरवाजे की ओर एकटक देख रहे थे, जहाँ पर ब्लैक ड्रेस पहने बॉडीगार्ड एक लाइन में खड़े थे। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग कौन है और क्यों उनके घर में ऐसे खड़े हैं। मिस्टर शर्मा को अच्छे से याद था, उन्होंने हाल ही में किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं ली थी। अभी मिस्टर शर्मा सोच ही रहे थे, तभी ब्लैक ड्रेस पहले बॉडीगार्ड्स दोनों साइड सर झुकाकर खड़े हो गए। उनके पीछे से एक लड़की धीरे धीरे चलती हुई मैंशन के अंदर आने लगी। मिस्टर शर्मा उस लड़की को देखकर अपना डर भूलकर गुस्सा से भर गए। पहले उन्हें लगा कोई उनके दुश्मन है जो उनके मैंशन में घुस गए हैं, लेकिन जब उसने अकीरा को देखा तो उसका डर गुस्से में बदल गया। ये घटिया लड़की सिर्फ माफ़ी मांगने वापस आई है, तो यह अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड को लेकर क्यों आई है? आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है? मिस्टर शर्मा आगे आकर अकीरा के ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, तुम इतने सारे लोगों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? घटिया तो तुम पहले से ही थी, अब बदतमीज भी हो गई। इतनी बोलकर वह चुप हो गए। फिर अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए उन्होंने अकीरा के ऊपर एक जाम लगाते हुए कहा, देखो तुमने अपनी बहन के साथ क्या किया है, उनकी हालत देखो। तुम्हारी वजह से उनसे सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तुम घटिया लड़की शिरीन से घुटने टेक कर उससे माफ़ी मांगो। अकीरा जो अभी तक चुपचाप मिस्टर शर्मा की बात सुन रही थी, उसने अपने हाथ फोल्ड करे और मिस्टर शर्मा की बात पर हंसने लगी।
वह धीरे धीरे चलते हुए सोफे के पास चली गई जहां पर मिसेज शर्मा और शिरीन बैठी हुई थी। अकीरा ने एक नज़र दोनों पर डाली और अपनी शांत आवाज में बोली, मैं इससे माफ़ी मांगो। क्या यह इसके लायक भी है? अकीरा की बात सुनकर मिस्टर शर्मा और ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने अकीरा पर चिल्लाते हुए कहा, अकीरा तुम घटिया लड़की। इतना बोलकर वह अकीरा की तरफ बढ़े और अपना हाथ उठाकर जैसे ही अकीरा को थप्पड़ मारने वाले थे, किसी ने एकदम से आगे आकर उनका हाथ पकड़ लिया और मिस्टर शर्मा को धक्का दे दिया, जिस कारण वह नीचे गिरने वाले थे, लेकिन शिरीन और मिसेज शर्मा के पकड़ने की वजह से वह बच गए। अकीरा ने देखा तो यह निहाल था। थैंक यू हैंडसम। इतना बोलकर उसने निहाल को एक आंख मार दी। ये देखकर निहाल के गाल हल्के से लाल हो गए और वह अकीरा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अकीरा ने मुस्कुराते हुए गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया। मिसेज शर्मा ने देखा बात ज़्यादा बिगड़ रही है। उन्होंने सोचा जब तक अकीरा के पास बॉडीगार्ड है वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा दबाकर प्यार से अकीरा से कहा, अकीरा मैं भी तो तुम्हारी मॉम हूँ और हम सभी एक फैमिली हैं, तो हमें बाहर वालों के सामने बात नहीं करनी चाहिए। इससे लोगों के सामने हमारी रेपुटेशन क्या रह जाएगी। इसलिए तुम ये सारे बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज दो, फिर हम आराम से बात करेंगे। देखो इन सब की वजह से तुम्हारे डैड भी कितने गुस्से में हैं। अपनी मॉम की बात सुनकर शिरीन भी सामने आई और अकीरा को देखते हुए नफरत से बोली, मेरी मॉम की बात सुनो और इन सब को बोलो कि मेरे घर से बाहर चले जाए। शिरीन की बात सुनकर अकीरा बिना कुछ बोले उसे घूर कर देखने लगी और अपने मन में ही बोली, ये औरत सच ने कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। अगर मुझे इस घटिया औरत की असली सच्चाई नहीं पता होती तो जरूर मैं इसके बहकावे में आ जाती। ये देखकर कि अकीरा कुछ नहीं बोल रही है, मिसेज शर्मा ने शिरीन पर एक नज़र डाली और शिरीन तुरंत समझ गई कि उनकी मॉम का क्या मतलब है। इतने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ वह अकीरा के साथ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही यह बॉडीगार्ड्स मेंशन से बाहर निकलेंगे वह उसको इतना मजबूर कर देगी कि वह खुद अपने आप को मार ले। इसलिए उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, ये हमारे फैमिली मैटर है और यह बाहर के लोग हैं, तो क्या तुम इन्हें कुछ टाइम के लिए बाहर जाने को नहीं बोल सकती हो? शिरीन की बात सुनकर अकीरा ने शिरीन से मुस्कुराते हुए कहा, शिरीन मैंने तुमसे कहा था अपने गंदे मुंह से मुझे दीदी मत बोलना। इतना बोलकर अकीरा अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी स्माइल थोड़ी कोल्ड हो गई थी। अकीरा ने फिर कहा, जब मैं तुम्हें पहली एक बाहर फिकवा सकती हूँ तो दूसरी बार ऐसा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अकीरा की बात सुनकर शिरीन के चेहरे पर जो फेक स्माइल थी वह एकदम से गायब हो गई और उसके चेहरे के साथ उसकी पूरी बॉडी भी गुस्से से कांपने लगी। वह अकीरा के मुंह को तोड़ देना चाहती थी, लेकिन हॉल में इतने सारे बॉडीगार्ड होने की वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसका कुछ बिगाड़ सके। अकीरा ने मिसेज शर्मा को देखा और अपनी रूड वॉइस में बोली, और आप? मेरी मॉम एक वेल एजुकेटेड हाई प्रोफाइल लेडी थी, आपकी तरह नहीं को दूसरी औरत बनाकर दूसरे के पतियों पर दौरे डालती है। इसलिए अपने आप को मेरी मॉम समझने की गलती मत करना। अकीरा की बात सुनकर मिसेज शर्मा को भी बहुत गुस्सा आ गया था और वह गुस्से से अपने मन में सोचने लगी, बस एक हफ्ते में अकीरा इतना कैसे बदल सकती है। पहले उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी वह मुझे कुछ बोल दे, लेकिन आज ये लड़की मुझे सुना रही है। मिस्टर शर्मा जो इतनी देर से चुप खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे, उनसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अकीरा पर चिल्लाते हुए बोले, अकीरा 2 दिन में उस अभिवंत सूर्यवंशी ने तुम्हें ऐसा क्या सिखा दिया जो तुम अब अपने मॉम डैड से बदतमीजी पर उतर आए हो? भूले मत हम लोग वही है जिन्होंने तुम्हें इतने साल तक खिलाया पढ़ाया लिखाया। मिस्टर शर्मा इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उनकी पूरी बॉडी गुस्से से कँप रही थी। तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह घटिया हो। मिस्टर शर्मा की बात सुनकर अकीरा की आंखें ठंडी हो गई, जिसे देखकर मिस्टर शर्मा थोड़ा डर गए और उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन तब भी उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, इन लोगों के जाने के बाद मैं तुमसे हिसाब बराबर करूंगा। अकीरा ने उन्हें एक नज़र देखा और टेबल पर रखी हुई मैगजीन को उठाकर उसे देखती हुई बोली, मैं भी यहाँ पर आपके साथ अपना सारा हिसाब किताब पूरा करने आई हूँ। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मैंशन, मुंबई शर्मा मैंशन। अकीरा ने रोब से कहा, तीनों अपना सामान पैक करो और मेरे मैंशन से बाहर निकल जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? यह महसूस करके कि अकीरा क्या बोल रही थी, मिस्टर शर्मा ने बेचैनी से कहा। अकीरा ने अपनी आंखें उठाईं और घूमकर मैंशन के चारों ओर देखा, फिर उसने मुस्कुराते हुए मिस्टर शर्मा से कहा, इसका मतलब यह है कि यह मैंशन मेरा है और मैं आप लोगों को अपना सामान पैक करने मैंशन से बाहर निकलने के लिए 15-20 मिनट का टाइम दे रही हूँ। फिर उसने मिस्टर शर्मा को देखते हुए ही शिरीन और मिसेज शर्मा की तरफ इशारा किया, जो दोनों मूर्तियों की तरह खड़ी हुए उसे गुस्से से घूर रही थी। वह बोली, इन दोनों को भी अपना सामना पैक करने को बोलो। मिस्टर शर्मा की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह लगभग अकीरा पर चिल्लाते हुए बोले, अकीरा क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी तेज आवाज़ सुनकर भी अकीरा घबरी नहीं और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, माय लवली डैड, मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है ना? आप एक शादीशुदा इंसान थे।
जब आपकी शादी मेरी मॉम के साथ हुई थी उस टाइम आपके पास कुछ भी नहीं था, न पैसे न प्रॉपर्टी। ये घर असलियत में मेरी मॉम का था और आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस टाइम वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी उससे पहले उन्होंने ये सब कुछ मेरे नाम कर दिया था, जिसे आपने हड़प लिया। वरना आज भी यह सब मेरे नाम पर है। चाहे तो आपके ऊपर मैं लीगल एक्शन भी ले सकती हूँ। अकीरा की आंखों बिल्कुल ठंड हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक भी थी। अब ये सारी प्रॉपर्टी को उसके असली मालिक के पास वापस लौटाने का टाइम आ गया है। अकीरा की बातें सुनकर मिस्टर शर्मा का मन कर रहा था कि वह अकीरा का गला दबाकर उसे मार दे। वह गुस्से से कांपने लगे और उन्होंने अकीरा पर चिल्लाते हुए कहा, अकीरा मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम होती कौन मुझे इस मैंशन से बाहर निकलना वाली? अकीरा ने मिस्टर शर्मा को देखा और अपने हाथ फोल्ड करके आराम से उनसे बोली, अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि अकीरा उनसे बहस करके उनके मुंह नहीं लगना चाहती थी। अकीरा ने अपना हाथ ऊपर उठाया, जिसे समझकर निहाल ने जल्दी से आगे आकर फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। सबके कानों में एक तेज आवाज़ सुनाई दी जिसमें एक लड़का बोल रहा था, मिस्टर अनीश शर्मा एक घटिया आदमी, मित्तल फैमिली की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसने उनसे शादी कर ली और शादी के बाद अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़कर उसने बाहर किसी दूसरी औरत से चक्कर चलाया और बाद में कैसे अपनी पत्नी को मार दिया, जिसके मेरे पास सारे सबूत भी मौजूद है। एक के बाद एक आवाज़ पूरे मेंशन में गूंज रही थी, जिसे सुनकर मिस्टर शर्मा का दिमाग खराब हो गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था ये सब क्या है। मिस्टर शर्मा ने गुस्से से कांपते हुए अपनी उंगली अकीरा की तरफ उठाकर उसके ऊपर पॉइंट करते हुए बस इतना कहा, यू बिच। मिसेज शर्मा और शिरीन तो इतनी ज़्यादा डर गए थे कि उसका चेहरे पीले पड़ गया। उनके कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मिसेज शर्मा को गुस्सा भी आ रहा था। उन्होंने गुस्से से अपने मन में सोचा, क्या अकीरा पागल हो गई है? वह कैसे एकदम से इतना बदल सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई अनीश से ऐसे बात करने की? अकीरा आराम से सोफे पर बैठ गई और अपने सामने खड़े आदमी मिस्टर शर्मा को देखकर मुस्कराते हुए बोली, अब मैं शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएगी। ऐसे कैसे अपने ससुराल खाली हाथ चली जाऊं? अगर आप इस मेंशन को खाली नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, कल तक ये रिकॉर्डिंग हर जगह फैल चुकी होगी। और अगर गलती से भी यह रिकॉर्डिंग लीक हो गई तो आपकी जितनी भी रेपुटेशन है सब मिट्टी में मिल जाएगी। फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। अकीरा की बात सुनकर मिस्टर शर्मा ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन वह चाहकर भी अकीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसको उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और शिरीन और मिसेज शर्मा को देखते हुए बोले, जल्दी अपना सामान पैक करो और चलो यहाँ से। मिस्टर शर्मा अपने दिमाग में सोचकर अपने आप को तासली दे रहे थे, ये सिर्फ एक मेंशन है, उसके पास न जाने कितने और घर मेंशन होंगे, यह मेंशन उनके लिए कुछ भी नहीं है। अकीरा इतना बदल गई थी कि इससे वह लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक चैन की सांस भी ली कि अभी तक अकीरा ने कंपनी के बारे में कोई बात नहीं की है। कंपनी तो उनके लिए एक पैसे देने वाली मुर्गी की तरह है। अकीरा जो इतनी देर से मिस्टर शर्मा को देख रही थी, वह अच्छे से समझ गई उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर नफरत झलकने लगी। आज शर्मा कोऑपरेशन भी सिर्फ उसकी मॉम का था, जो पहले मित्तल कोऑपरेशन के नाम से फेमस हुआ करता था, लेकिन बाद में इस आदमी ने उसे मित्तल कॉरपोरेशन से हटाकर शर्मा कॉरपोरेशन कर दिया। वह अपना सब कुछ वापस लेगी, अपनी कंपनी भी, लेकिन अभी नहीं। इन लोगों को अच्छे से तोड़ने के बाद एक ही बार में मारने में वह मजा नहीं आता जो धीरे धीरे मारने में आता है। इतना सोचकर अकीरा मुस्कुराने लगी। मिस्टर शर्मा ने अकीरा को अपनी आग उगलती हुई आंखों से देखा और गुस्से से बोले, क्या तुम अब खुश हो? शांति पड़ गई तुम्हारे कलेजे को? ये सुनकर अकीरा के चेहरे पर हंसी आ गई और वह हंसने लगी। मिस्टर शर्मा अकीरा को हंसते देखा गुस्से से भर गए और वह जैसे ही अकीरा की तरफ बढ़ने लगे, दो बॉडीगार्ड्स ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें अकीरा से दूर रहने को कहा। ये देखकर मिस्टर शर्मा बस अपने दांत पीसते हुए रह गए। अकीरा ने अपने हाथ में फ़ोन घूमते हुए मिस्टर शर्मा से कहा, मैं आपको अपना सामान पैक करने के लिए 10 मिनट का टाइम देती हूँ। मिस्टर शर्मा ने एक गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा रोका और मिसेज शर्मा और शिरीन को खींचकर ऊपर वाले फ्लोर पर ले गए। ऊपर फ्लोर पर आने पर शिरीन खुद को रोने से रोक नहीं पाए। शिरीन ने रोते हुए मिस्टर शर्मा से कहा, डैड क्या हम सच में इस मेंशन से चले जाएंगे? मिस्टर शर्मा पहले ही बहुत गुस्से में थे और शिरीन को ऐसे रोते देखकर उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा था। अगर आज शिरीन का वह स्कैंडल नहीं हुआ होता तो आज ये सब बिल्कुल नहीं होता। ये देखकर कि मिस्टर शर्मा गुस्से में है, मिसेज शर्मा जल्दी से मिस्टर शर्मा के सामने आकर खड़ी हो गई और बात बदलती हुई बोली, हनी क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि अकीरा का बिहेवियर बिल्कुल बदला हुआ था? इसके अलावा वह हमें इस मेंशन से भी बाहर निकल रही है। मिस्टर शर्मा भी सोचने लग गए। उन्होंने शक था अकीरा सिर्फ अभिविंद की वजह से इतनी बदल गई है। मिस्टर शर्मा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, सब्र बनाए रखें, हम जल्दी उसके ऊपर अगला वार करेंगे, फिर देखते हैं वह घटिया लड़की कैसे बचती है। उसे मैंने अच्छे से सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी अनीश शर्मा नहीं।
फिर उन्होंने दोनों को देखते हुए कहा, ठीक है, जल्दी से अपना सामान पैक करो। जल्द ही 10 मिनट के अंदर उन्होंने अपना सामान पैक किया। उन लोगों ने अपने कुछ जरूरी चीज़ ही पैक की थी ताकि बाहर जाने में उन्हें कोई परेशानी न हो। अकीरा सोफे पर बैठी हुई मैगजीन के पेजेस पलट रही थी। जब उसने उन्हें नीचे हॉल में आते हुआ देखा तो उसने आलसे से अपनी आंखें ऊपर उठाईं और तीनों को देखा। मिस्टर शर्मा अकीरा को देखकर फिर गुस्से से भर गए। वह इस लड़की को थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतारना चाहते थे, लेकिन बॉडीगार्ड्स के होते हुए वह शांति से खड़े रहे। मिसेज शर्मा और शिरीन भी नफरत से अकीरा को देख रही थी। तभी दोनों को अपने कानों में मिस्टर शर्मा की आवाज़ सुनाई दी, जो उन्हें चलने को बोल रहे थे। जैसे ही वह लोग मेंशन से बाहर निकलने वाले थे, दो बॉडीगार्ड्स ने उनका रास्ता रोक दिया। अकीरा ने मैगजीन बंद की और मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैंने आप लोगों को जाने को बोला? अकीरा की बात सुनकर मिस्टर शर्मा ने गुस्से से पीछे पलटकर अकीरा से पूछा, अब तुम और क्या करना चाहती हो? जिसे सुनकर अकीरा ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, आपको एक अच्छी जगह पर लेकर जाना चाहती हूँ। मुंबई पहाड़। मिस्टर शर्मा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अकीरा उन्हें पहाड़ पर, घाट के पास नदी बनी है, वहां लेकर आएगी। वहां पर एकदम शांति पसरी हुई थी, कोई एक दो लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। अकीरा जबरदस्ती मिस्टर शर्मा, शिरीन और मिसेज शर्मा को वहां पर लेकर आई थी। अकीरा धीरे धीरे चलते हुए नदी के किनारे तक पहुंच गई। नदी को देखकर पहले तो तीनों कंफ्यूज हो गए, लेकिन बाद में मिस्टर शर्मा को लगा कहीं अकीरा उन्हें नदी में गिरकर मरने का प्लान तो नहीं सोच रही। ये सोचकर मिस्टर शर्मा बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने दूर से ही चिल्लाते हुए कहा, अकीरा तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए, जो तुम मुझे ऐसे जगह पर लेकर आए हो। लेकिन अकीरा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी शांत नज़रों से नदी को देखती रही। ये देखकर मिस्टर शर्मा को गुस्सा आ गया और वह घूमकर मिसेज शर्मा और शिरीन के साथ वहां से जाने वाले थे कि इतनी देर में निहाल के इंस्ट्रक्शंस पर दो बॉडीगार्ड्स ने तुरंत मिस्टर शर्मा को मजबूती से पकड़ लिया और दो और बॉडीगार्ड ने मिसेज शर्मा और शिरीन को पकड़ लिया। ये देखकर मिसेज शर्मा और शिरीन बहुत ज़्यादा डर गए और अपने आप को बॉडीगार्ड से छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। बॉडीगार्ड्स ने उन्हें और भी मजबूती से पकड़ लिया। तब जाकर अकीरा ने उन पर नज़र डाली और उसने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर बॉडीगार्ड्स मिस्टर शर्मा, मिसेज शर्मा और शिरीन को खींचकर अकीरा, जो नदी के पास खड़ी थी, वहां ले आए और जबरदस्ती मिस्टर शर्मा को घुटनों के बल बैठा दिया। नदी को देखते हुए अचानक अकीरा की आंखों में आंसू आ गए। अकीरा ने इमोशनल होते हुए मिस्टर शर्मा से कहा, आपको याद है, ये वही जगह है जहां मैंने अपनी मॉम की हस्तियों को बहाया था, लेकिन शायद आपको तो ये भी याद नहीं होगा। इतना बोलकर अकीरा को अपनी मॉम की याद आने लगी और वह रोते हुए घुटनों के बल बैठ गए। उसने अपने कांपती हाथों से नदी के पानी को अपने हाथ में लिया और अपनी दबी हुई आवाज़ में बोली, मॉम, आज मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में वह यहाँ पर एक बार भी नहीं आई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अकीरा ने रोते हुए नदी के पानी को देखा जो बिल्कुल शांति से बह रहा था और नफरत से अपने मन में कहा, मॉम, मैं आपकी मौत का बदला लूंगा ताकि आपकी आत्मा को शांति मिल सके। इतना बोलकर अकीरा की आंखों में एक अलग सी चमक नजर आने लगी। उसने अपने आंसू पहुंचे और एक गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। अकीरा ने मिस्टर शर्मा को देखा, जिन्हें अभी भी बॉडीगार्ड्स ने जबरदस्ती पकड़कर घुटनों के बल बैठा रखा था, और उसके पास ही दो बॉडीगार्ड्स ने मिसेज शर्मा और शिरीन को जबरदस्ती पकड़ रखा था। अकीरा ने अभी जो भी कहा, मिस्टर शर्मा को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने आप को बॉडीगार्ड से छुड़ाते हुए चिल्लाकर कहा, अकीरा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने की? मिसेज शर्मा भी घबराई हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से से अकीरा से कहा, यू बिच। इससे आगे मिसेज शर्मा कुछ बोलती, अकीरा ने एक जोरदार थप्पड़ मिसेज शर्मा के गाल पर मार दिया। चटके। ये देखकर शिरीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने लगभग चिल्लाते हुए अकीरा से कहा, अकीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को थप्पड़ मारने की? शिरीन की बात सुनकर अकीरा ने अपनी हल्की सी गर्दन झुकाकर शिरीन को देख और डेविल स्माइल करते हुए एक बार फिर से मिसेज शर्मा को थप्पड़ मार दिया। अकीरा ने इस बार इतनी जोर से मिसेज शर्मा को थप्पड़ मारा था कि उनका गाल लाल हो गया और उनके गाल पर अकीरा की पांचों उंगलियां के निशान छप गए और बॉडीगार्ड के छोड़ने पर वह एकदम से नीचे गिर गई। उद्धरण चिन्ह। मिसेज शर्मा गुस्से से कांप रही थी। वह जैसे तैसे करके जमीन से उठी और अकीरा की तरफ उसे मरने के लिए बढ़ी। बॉडीगार्ड्स ने उन्हें फिर से पकड़ लिया। ये देखकर मिसेज शर्मा बॉडीगार्ड से अपने आप को छुड़ाते हुए पागलों की तरह अकीरा पर चिल्लाते हुए बोली, घटिया लड़की, तुम्हें किस बात का घमंड है? देखना, वह अभिवंत भी तुम्हें एक दिन छोड़ देगा। ये सुनकर अकीरा कॉन्फिडेंस से मुस्कुराए, हाँ, मुझे घमंड है, अभिवंत मेरे साथ है। वह तो वक्त ही बताएगा कौन किसे छोड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ क्या करती है। मिसेज शर्मा इतने गुस्से में थी कि वह गुस्से के कारण कांप रही थी, लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे।
अकीरा ने उन तीनों पर नजर डाली जिनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अस्त व्यस्त हो रहे थे। ये तीनों उसकी जान के दुश्मन बने बैठे थे। अकीरा ने तीनों को देखकर नफरत से कहा, आज रात तुम तीनों पूरी रात यहीं पर रहकर मेरी मॉम से माफ़ी मांगोगे और अपने किए का प्रायश्चित करोगे। अकीरा की बात सुनकर मिस्टर शर्मा एंड मिसेज शर्मा ने डर कर अपनी आंखें सिकोड़ ली। शिरीन भी डर गई थी। सारी रात यहाँ पर नहीं, वह नहीं रह सकते। अकीरा ने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, तुम लोग इन पर नज़र रखेंगे और देखना ये तीनों कहीं जा ना पाए। ओके मैडम, इतना बोलकर उन्होंने अपना सिर झुका लिया। अकीरा पीछे घूमी और वहां से बाहर चली गए। उसके पीछे वह तीनों लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जिसे सुनकर अकीरा को अपने दिल में ठंडक महसूस हो रही थी। अकीरा पहाड़ से नीचे आए, उसके पीछे निहाल भी था। अकीरा कार के पास पहुंची। निहाल ने आगे आकर अकीर के लिए कार का दरवाज़ा खोला और वह उसमें बैठने ही वाली थी, लेकिन उसने पाया कि पिछली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है। अकीरा शॉक्ड हो गई और उसने हैरानी से कहा, अब है वह यहाँ पर। अकीरा अभी भी हैरानी से कार के बाहर खड़ी थी, जिसे देखकर अभिवंत की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अकीरा से रूखेपन से कहा, क्या तुम ऐसे ही कार के बाहर खड़ी रहोगी? अभिवंत की बात सुनकर अकीरा अपने होश में आए और जल्दी से कार में बैठ गई और निहाल ने कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। अभिवंत की निगाहें हर टाइम अकीरा पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से अकीरा से कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। अभिवंत सब कुछ जानता था। नदी के पास क्या क्या हुआ, ये वह अकीरा नहीं थी जिसे वह जानता था। वह एकदम बदल गई थी, जैसे उसके अंदर किसी और का भूत आ गया हो। अभिवंत की बात सुनकर अकीरा ठिठक गई। उसने अपना सिर घुमाया और अभिवंत से अपनी आंखों मिलाई, जिसे देखकर उसने अपने रुंधे गले से कहा, तो क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? अभिवंत ने अपनी आईब्रो सिकुड़ लिए और वह अकीरा से कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अभिवंत देख सकता था अकीरा थोड़ी घबराई हुई थी। उसने अकीरा के सिर प्यार से थपथपाया और उसे अपने गले लगा लिया। अभिवंत को इतना तो शक हो गया था कि अकीरा का कोई ना कोई सीक्रेट है जो वह उसे बताना नहीं चाहती, इसलिए अभिवंत ने भी उसे नहीं पूछा। अकीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके अपने दिल में गर्माहट भी महसूस हो रही थी। अभिवंत ने अपनी वॉच में टाइम देखा और अकीरा से सॉफ्टली पूछा, लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें कुछ खाना है? अकीरा को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। उसने सुबह 10 बजे ही ब्रेकफास्ट खाया था, लेकिन ये सोचकर कि अभिवंत आज ब्रेकफास्ट किए बिना ही ऑफिस चला गया था और शायद अब तक उसने कुछ खाया होगा भी नहीं, ये सोचकर उसने अपना सिर हिला दिया। अभिवंत ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और प्यार से बोला, ओके, चलो खाना खाने चलते हैं। तो दोस्तों, आखिर कहानी में इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक और पीके नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले।